गुड इवनिंग बेटा। क्या आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक? ठीक है बेटा। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए फिर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2-4 मिनट वेट करिए फिर शुरू कर रहा हूँ बेटा। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना बेटा आप लोगों को बताया गया था। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा? कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? यस, इक्विलिब्रियम। बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल करेक्ट है ना? तो हमारे पास जो चैप्टर बेटा, इसका मतलब वो कौन सा चैप्टर है? इक्विलिब्रियम चैप्टर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारे पास है बेटा इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, इसमें हमें जो इक्विलिब्रियम बेटा है वो टू टाइप से इक्विलिब्रियम मिलेंगे हमें। ठीक है ना? एक तो आपके पास मिलेगा, वॉइस स्लो है। ओके, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ वॉइस। वॉइस तो ठीक होगा। तो टू टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे बेटा, है ना? जिसमें एक को आप लोग बोलते हैं क्या चीज? क्या चीज? केमिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरा आपका मिलेगा बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है बेटा हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम और कौन से? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डालेंगे बेटा क्या चीज? कुल मिला के केमिकल इक्विलिब्रियम या सिंपल सा इक्विलिब्रियम। अब देखिए बेटा, अगर हम मुझे इक्विलिब्रियम जानना है तो उसके लिए कुछ रिएक्शन जानने पड़ते हैं। ठीक है, सम रिएक्शन। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जनरली बेटा अगर मैं बात करूं तो हम दो तरीके के रिएक्शन देखेंगे। या तो रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होगा, या रिएक्शन हमारा कैसा होगा बेटा? इरिवर्सिबल होगा। आई रिपीट, रिएक्शन कैसा होगा बेटा? या तो रिवर्सिबल, या कैसा रिएक्शन बोल रहा हूं बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जो हमारे पास रिएक्शन है नहीं, इसमें हम टू टाइप्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने बोला कौन कौन सा बेटा? एक रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा कौन सा बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? कि जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसी प्रोडक्ट से क्या बन जाए? रिएक्टेंट बन जाए। ठीक है, मतलब जो बोथ डायरेक्शन में होता है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।
लेकिन जो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब जैसे रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन फर्दर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पॉसिबल ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। मेरी बात शायद समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, एक रिवर्सिबल और दूसरा क्या बेटा? इरिवर्सिबल। समझते चलिएगा। रिएक्शन जब रिवर्सिबल है तो हमने कहा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, फिर प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट बन जाएगा। तो कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्पल पूछ जाते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल। ठीक है, जनरली बेटा ऐसा रिएक्शन जो क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा हो, क्लोज कंटेनर मतलब क्लोज्ड फ्लास्क में हो रहे हो, जनरली ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जनरली जो रिएक्शन ओपन फ्लास्क में होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल बोलते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें बता रहा हूं क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे या इंपॉर्टेंट टॉपिक पे तो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे अगर कोई क्लोज बीकर में रिएक्शन होता है तो हम ये मान के चलते हैं वो रिवर्सिबल होगा, और ओपन फ्लास्क में होगा तो इरिवर्सिबल होगा। ये जनरल बातें हैं। ठीक है, बाकी अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं किसी एसिड और बेस को रिएक्ट कराऊं, तो एसिड और बेस के रिएक्शन करने से क्या बनता है बेटा? साल्ट बनता है। इस साल्ट बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलिए क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, क्या बताएंगे बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल? कोई स्टूडेंट्स? माइक भी आना है, आप माइक में भी बोल सकते हो। बोलो बेटा। सर इरिवर्सिबल। यस, इरिवर्सिबल। देखिए देखिए हमें, देखिए बेटा, रश्मि बेटा आप रिवर्सिबल बोल रहे हो, सो मैं रिवर्सिबल बोल रहे हो। देखिए यहाँ पे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे नो डाउट न्यूट्रलाइजेशन को मैं रिवर्सिबल बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें रिएक्शन देखना है वो उसमें एक्सटर्नल सोर्स नहीं लेना है, तो इसलिए हम जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो जनरली कैसा होता है बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। या जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें प्रिसिपिटेट बनना हो, यानी पीपीटी फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो रहा हो? पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शन होते हैं ये भी कैसे होते हैं बेटा? बोलिए। बोलिए बेटा। इरिवर्सिबल। तो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितने भी प्रिसिपिटेशन है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दो एग्जांपल, ऑल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, आर इरिवर्सिबल। ठीक है, अब अगर हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमें क्या क्या जानना पड़ता है बेटा? उसके लिए कुछ छोटे छोटे टर्म पहले उनको बताऊंगा। सबसे पहले तो एक छोटा सा टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। कौन सा टर्म बेटा? बोलिए। एक्टिव मास। समझ में आई बात बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्टिव मास, एक्टिव मास क्या है, तो एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है बेटा? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन जब बात करते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चाय बिलो अदर। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या है बेटा? मोलर कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव मास होता है, यानी जो मोलर कंसंट्रेशन होगा बेटा, जो भी एक्टिव मास आप लेंगे, उस एक्टिव मास को हमेशा क्या होता है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे ब्रैकेट में? स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, मैंने माइक ऑन किया है तो आप लोग बोल भी सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक है, ठीक है। तो पहले ही समझ में आ गया होगा कि एक्टिव मास क्या है बेटा। एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, ये जनरल टर्म है, इसको हमें जानना जरूरी था इस चैप्टर में। ठीक है, रख दीजिए। क्या ये क्या है? हाँ और दे आज, तो ले आओ ना, पैसे दे। और थोड़ा मेरा पानी बोतल उठा दे भैया, है ना, उसी रूप में होगा शायद। तो अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दिया जाए बेटा, कहा जाए कि 20 ग्राम एस्टिक एसिड है, 20 ग्राम एस्टिक एसिड डिजोल्व, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट इट्स एक्टिव मास, फाइंड आउट इट्स एक्टिव मास। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना बेटा। क्योंकि अगर मैं इसका एक्टिव मास निकालूंगा, तो अभी मैंने बताया कि एक्टिव मास इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन, ठीक है ना बेटा। तो यानी हमारे पास मास कितना बेटा, 20, एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60, वॉल्यूम 1 लीटर दिया बेटा। ये आपको इसको सॉल्व करोगे, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। चलिए अब सुनिए। यस सर। ठीक है, ये भी जनरल टर्म चल रहे हैं बेटा, ठीक है, जिनको जरूरत पड़ेगी, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, ये एक्टिव मास हो गया। अब सपोज है जैसे हमने कोई रिएक्शन लिया बेटा, और उस रिएक्शन में मैंने एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को मैंने ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, और इसको कन्वर्ट करा दिया प्रोडक्ट पी में। पी यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्ट, है ना। ए रिएक्टेंट हो, पी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। ठीक है, अगर ए रिएक्टेंट, ठीक है ए है, और मैंने मान लिया कि टाइम जीरो, टाइम जीरो मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले आप रिएक्टेंट के 4 मोल्स ले लिए हैं। कितने मोल्स ले लिए बेटा, बोलिए। 4 मोल। 4 मोल्स। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, इसका प्रोडक्ट मतलब कितना होगा बेटा, जीरो होगा, है ना, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी, है ना। टाइम जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, यानी बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए बेटा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए कुछ टाइम लगेगा बेटा। क्या लगेगा बेटा, टाइम लगेगा। समझ में आई बात? आप सुनिए, अगर मैं 4 मोल ना बोल के मैं इसको बोल देता 4 मोलर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब भी ये जीरो होता। ठीक है, आप सुनिए, अब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, तो उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। मैंने मान लिया टाइम टी है, यानी इस रिएक्टेंट ए को प्रोडक्ट पी में आने में कुछ टाइम लग रहा है, वो टाइम टी है। और मैंने माना कि जो 4 पार्ट थे, ये 4 मोल या 4 मोलरिटी जो भी था ए का, उसका केवल और केवल एक पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कितना पार्ट बेटा, एक पार्ट। तो एक यहां आ जाएगा ना। अब सुनिए, तो हुआ क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। आप स्टार्टिंग में देखिए, तो स्टार्टिंग में किसके अमाउंट ज्यादा है बेटा, रिएक्टेंट के, लेकिन प्रोडक्ट के क्या है, जीरो है। ध्यान से सुनते रहिए, अभी प्रोडक्ट क्या क्या है, जीरो। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट को मैंने में कन्वर्ट कराया, तो रिएक्टेंट के को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए कुछ टाइम लगा। एक तो टाइम लगा, दूसरी बात, अगर मैं कंसंट्रेशन लेके चलूं, तो यहाँ पे पहले 4 मोलर कंसंट्रेशन था, ठीक है, और फिर बाद में इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन हो गया। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को चेंज कराने में कंसंट्रेशन में भी चेंज होता है। जब किसी रिएक्शन में, ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो, तो वहां हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं बेटा? रेट। तो रेट क्या होता है? रेट होता, आपने पढ़ा होगा, चेंज अपॉन टाइम टेकन। समझ जाएंगे बेटा? रेट क्या होता है आपने बोला बेटा? चेंज अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मैं रेट की बात करूं, क्या बात करूं? रेट। हमने कहा चेंज अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज क्या हो सकता है? चेंज मोल हो सकते हैं, है ना? यानी मोल में जो चेंज हो रहा हो, है ना? अपॉन टाइम टेकन मैं बोल सकता हूं, है ना? मैं ये बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा हो, कंसंट्रेशन चेंज जो हो रहा हो अपॉन टाइम टेकन, है ना? हो सकता है मोल्स या कंसंट्रेशन ना दिया हो, वॉल्यूम दिया हो। तो कुल मिला के चेंज मतलब क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन मोल, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, सभी के सभी क्या है बेटा? रेट है। ठीक है? बोलिए यार, समझ में आई बात? Yes, sir. गुड। तो यानी तुम्हें रेट भी पता चल गया कि रेट क्या है। रेट क्या है? चेंज अपॉन टाइम टेकन। गुड, बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गया, है ना? अब एक चीज और सुनिए बेटा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के हमेशा अमाउंट ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कम होगी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन जैसे जैसे बनता जाएगा बेटा, आगे प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट की अमाउंट क्या करेगी? डिक्रीज करती है, और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या करती है? इंक्रीज करती है। जैसे ये पहले 4 था और एक चला हो गया होगा, तो ये 3 हो गया। पहले ये 0 था, फिर कितना हो गया? 1 हो गया ना? बोलो बेटा। Yes, sir. तो यानी टाइम के साथ साथ जो होता है बेटा, वो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है और रिएक्टेंट का क्या होता है? कम होता है। ठीक है? ओके, ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए इसके अलावा आगे क्या है। ठीक है? अगर हमने एक रिएक्टेंट ए है और इसको कन्वर्ट करा दिया प्रोडक्ट बी में, ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द प्रोडक्ट, ध्यान देना भी। ठीक है बेटा? रिएक्टेंट ए का प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होना फॉरवर्ड बोलते, क्या कहला जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो रहा है बेटा? Forward direction. ठीक है? ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन में बी जो है ए की साइड में जा रहा हो, देखिए बहुत जीरो से बता रहा हूं, तो साइन यू हो जाएगा। अगर बी ए साइड में जा रहा है तो उसे हम कौन सा बोलते हैं बेटा? बोलिए। Backward direction. बैकवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे, यानी बैकवर्ड में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्या कि अगर मैं फॉरवर्ड जो डायरेक्शन जा रहा है, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले रिएक्शन का मैं रेट पता करना चाहूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड। ठीक है? समझ में आई बात बच्चों? चलिए, तो अब बताओ रेट जो है अगर फॉरवर्ड पे जा रहा है बेटा, तो जो हमने पहले बताया था कि रेट का मतलब होता है चेंज अपॉन टाइम टेकन। ठीक है? तो इस चैप्टर में हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक्टिव मास यूज किया था। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब इस चैप्टर में जो मैं रेट ले रहा हूं, वो रेट इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं? इस चैप्टर में ले रहा हूं रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? तो अब अगर मैं आपसे पूरा चाहूं कि अगर मुझे यही रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट निकालूंगा, तो जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग होती है, यानी कंसंट्रेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा या बी पे डिपेंड करेगा? A पे डिपेंड करेगा. बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? ए अपान क्या लिखूंगा बोलिए बेटा? टाइम। Change. ठीक है? अगर मैं बैकवर्ड के लिए रेट निकालूं, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B. अपॉन
टाइम टेकन, समझ जाओगे बात। चलिए ये भी आपको पता हो गया कि फॉरवर्ड का मतलब ए पे डिपेंड करेगा, बैकवर्ड का मतलब बी इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके बेटा, चलिए यस सर। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैंने आर एफ से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, आर एफ, और रेट ऑफ बैकवर्ड को मैंने आरबी से, किसी अभी पॉइंट पे अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू किसके हो रहा है बेटा, बोलिए। बोलिए किसके बराबर है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड आरबी। साइकिल। बैकवर्ड के, बिल्कुल। तो ऐसे पॉइंट को, यानी इन एनी केमिकल रिएक्शन द पॉइंट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को, यानी इन एनी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है बेटा, है ना। तो यानी इक्विलिब्रियम पे पॉइंट पे क्या होता है कि जो रेट होता है फॉरवर्ड वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात शायद बेटा, है ना। यस सर। चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं पूरी क्योल और क्योल इस चैप्टर को शुरू करने, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया बेटा 11th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है बेटा, वो इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, ये आपको पता होगा। उसमें भी ज्यादातर इक्विलिब्रियम फिर थर्मोडायनेमिक्स, इसीलिए एक एक पॉइंट हम क्लियर करके लेके चल रहे हैं, और काफी लेंदी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर भी है। अब देखिए फिर से मैंने एक रिएक्शन लिखा, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट सी प्लस डी, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ए का हमने मोल्स ले लिया स्मॉल ए, बी के स्मॉल बी, सी का सी, एंड डी का डी। इसे हम कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ए का क्या कोफिशिएंट बेटा, ए, वी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी, और डी का स्मॉल डी, ठीक है। यस सर। ओके हाँ, थोड़ा बहुत एक लोग इसलिए माइक ऑन कर देते हैं ना, थोड़ा सा सही लगता है जब एक आध लोग आंसर मतलब यस सर बोलते रहते, तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, देखो क्या होने जा रहा है, ठीक है, इसी रिएक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन में, इसको मैंने रिएक्टेंट लिया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इसी रिएक्शन के लिए, ध्यान से सुनिए, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। नाम सुना बेटा, ठीक है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, है ना, रटना नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है ना बेटा, ये कहता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन, कौन बोल रहा है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन में जो उसका रेट होगा, क्या होगा बेटा, रेट, ठीक है। ये रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्शन में जो पार्ट रिएक्ट कर रहे हैं, यानी रिएक्टिंग स्पीसीज, या रिएक्टिंग क्या बोल दूं, पार्टिकल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, बोलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, बोलिए। रिएक्टिंग पार्टिकल। बेटा आवाज जा रही है,
Yes, sir. तो मैंने आपसे बोला चलिए ओके, सौम्या, रश्मि, श्रेया एंड तेज प्रताप, कभी कभी आप लोग भी मैं माइक ऑन करके बोल दिया करो बेटा। अभी तो केवल मुझे प्रशांत ही बोलता रहता है, ठीक है, मतलब एक साथ मत बोल दिया करो, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन XYZ, दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब रिएक्ट करने वाले पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन मतलब उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, ओके। Yes, sir. अब देखिए, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल या रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर रिएक्टिंग पार्टिकल इस रिएक्शन में ए और बी है तो यहां हम ए और बी लिखूंगा। अगर रिएक्टिंग पार्टिकल सीओडी है तो मैं यहां सीओडी लिखूंगा। एक बात और बोल रहा है वो, कि जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो उसके कहां पहुंच जाएगा बेटा, बोलिए वो उसके कहां पहुंच जाएगा, बोलिए कहां पहुंच जाएगा। Power में. यस, कहां पहुंच जाएगा, इस पावर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर इस रिएक्शन में मैं रेट निकालना चाहूं तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना देखिए बेटा। तो इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या है, रेट, ठीक है, क्या है बेटा, और रेट किसका, फॉरवर्ड। भाई अभी मैंने फॉरवर्ड ही दिखा रहा हूं ना बेटा, देखो इसमें क्योंकि साइन तो ऐसा लगा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूंगा किसके, रिएक्टिंग स्पीसीज कौन कौन से, ए, A and B. यस, ए को भी स्क्वायर ब्रैकेट में और बी। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा, क्योंकि किस टर्म में लेके चलना है, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. तो ए का पावर हम क्या करेंगे, स्मॉल ए करेंगे, और बी का पावर स्मॉल बी करेंगे, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हो गया। Yes, sir. हाँ जी, बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को कोई डाउट। तेज प्रताप तुम कुछ पूछ रहे बेटा, नो सर, कोई डाउट नहीं. ओके। श्रेया, रश्मि, सौम्या, ओके। तो अब ये हो गया। तो इसी तरीके से अगर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर इस टाइप का साइन लगा होता तो इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये इधर जा रहा है, यही तो होता। अगर ऐसा साइन है तो इसका अब मुझे यहाँ पे रेट क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड जो यहां निकालेंगे वो लिखेंगे प्रोपोर्शनल किसके, स्पीसीज के, सी का पावर सी एंड डी का पावर डी। यानी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन का भी डेफिनेशन आपको पता चल गया बेटा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया होगा, है ना। Yes, sir. गुड, चलिए, ठीक है। एक्टिव मास पता चल गया, रेट क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ये भी पता चल गया, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन बना लोगे ना, लॉ ऑफ मास एक्शन का अगर डेफिनेशन बनाना हो तो बना लोगे ना बेटा। Yes, sir, बना लेंगे. यस बिल्कुल, ऑफ कोर्स यही होना चाहिए, इसीलिए रटना नहीं बेटा, ठीक है। सबसे मेन ये होता है कि डेफिनेशन खुद बनाओ, ठीक है, अगर समझ गए हो, ठीक है। तो अब चलिए हम कुछ और बातें कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एक मैंने रिएक्टेंट ए लिया, उसको मैंने चेंज करा दिया प्रोडक्ट पी में, ध्यान से देखेंगे, है ना बेटा। प्रोडक्ट पी में यहां मैंने लिखा टाइम जीरो, टाइम जीरो पे इसके 4 मोलर लिए हैं, इसके जीरो। यहाँ लिखा टाइम टी, या कंसंट्रेशन ले रहा हूँ 4 मोलर। टाइम टी पे मैंने मान लिया कि इसका 4 पार्ट कंसंट्रेशन जा रहा है, तो यहाँ 1 बचा, यानी 4 में से 1 चला गया तो कितना बचा बेटा, 3, ठीक है। Yes, sir. ये रिएक्शन ऐसे दिया है। अब अगर ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से, क्या प्लॉट करूं बेटा, ग्राफ, ठीक है ना। तो देखिए इस रिएक्शन के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ग्राफ किस में प्लॉट करूंगा, किसके बीच में, मैं लिखा यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ओके बेटा, ठीक है।
यस सर। यहाँ जो कंसंट्रेशन है ये 4 मोलर है बेटा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। अब ये ग्राफ हमारे पास है, सपोज दैट ये यहाँ पे 0, this is the 1 molar, this is 2 molar, 3 molar, 4 molar, this is 4, this is 3, 2, 1, 0। और इसी तरीके से मैं टाइम ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने टाइम 0 है ना बेटा, ये सब ये टाइम, टाइम मतलब टी, टाइम टी, ये 0 टाइम बेटा, ये हमारे पास सपोज दैट टाइम 1 2 समथिंग, मतलब जो भी हो ना, समझ में आ रही बात, साथ समझ जाओगे है ना। हाँ सर। चलिए अब इसमें देखिए ध्यान से बेटा, रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन पहले कितना था, 4 स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, तो टाइम यहाँ 0, यहाँ टी इक्वल टू ये टाइम टी वाला बेटा, यहाँ 0 टाइम है, ठीक है। टाइम 0 पे कंसंट्रेशन 4 था, यानी कंसंट्रेशन कहाँ था, यहाँ पे, याद है ना, ठीक बेटा। यस सर। 4 मोलर किसका, किसका बोलिए, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का। ओके। अब देखिए जब टाइम टी यानी कुछ रिएक्शन आगे बढ़ा, तो टाइम टी पे इसका कंसंट्रेशन कितना मोल बचा, टी। यानी 4 से ये चला और 3 पे आके फिर ये कांस्टेंट हो गया, हुआ। सर कांस्टेंट हो गया। मतलब जब 3 आ गया बेटा, तो 3 पे स्टॉप हो गया ना, यूं लाइन जाएगा ना इस तरीके से ना। यस सर। यस अब सर। समझ में आई बात। अब देखो प्रोडक्ट का कितना था बेटा, जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट का कितना था बताइए, 0। भाई टाइम 0 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 था, बोलिए ना। हाँ सर। और टाइम टी पे कितना हो गया बेटा, 1। 1। तो इसका मतलब ये 0 से चला और कहाँ पहुंच गया, 1 पे। ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सही कर दो यार, है ना। टाइम 0 से चला और पहुंच गया 1 पे, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास जो ग्राफ है ये किसका है, प्रोडक्ट वाले का, बोलिए बेटा। और ये यस किसका सर। है, रिएक्टेंट वाले का। अब इस रिएक्शन में आप बहुत ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है बेटा, इस रिएक्शन में हो रहा है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं डॉटेड, तो दोनों का रेट क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसके बाद तो सब कांस्टेंट इधर बेटा है ना। यस सर। यानी इस पॉइंट पे रेट दोनों के बराबर होंगे, इसका मतलब रिएक्शन तो रिवर्सिबल हो जाएगा ना। यस बोलो सर। बेटा। यस यानी सर। इस रिएक्शन का ये ग्राफ हुआ, इस पॉइंट पे ये जो डॉटेड लाइन दिखा दूं, इस पे जो है बेटा दोनों के रेट क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब दिस इज द ग्राफ, ये किसका है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ है, या मैं बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, बोल सकता हूँ। यस सर। यहाँ तो अभी मैंने कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट किया, अगर कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, ये हमारे पास किसका हो गया, पी मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड का, और रेट ऑफ फॉरवर्ड का, ठीक है ना। यस सर। अब इसका मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं, इसका ये ए पार्ट, इसका ये बी पार्ट, इसी रिएक्शन को फर्दर लिया, ए से मैंने बनाया कि इस ए को मैंने चेंज कर दिया पी में, ठीक है। और फिर पी गया होगा ए में। टाइम 0 पे इसका पहले 4 मोल था, इसका 0 था 4 मोलर। टाइम टी पे बेटा, टाइम टी पे, टाइम टी पे इसके मैंने मान लिया कि 2 मोलर्स यूज हुए हैं, किसमें, प्रोडक्ट में, कितने मोलर यूज हुए हैं, 2 2 मोलर। मोलर, ठीक है। तो अगर हम, ये रिएक्शन हमारे पास दिया है और इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करना, तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ इसलिए प्लॉट करवा रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन इस साल आया था जेई मेंस या जेई एडवांस, इतना ध्यान नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां मैंने कंसंट्रेशन लिया बेटा, यहां फिर से लिखूंगा टाइम। अब इसके बाद ये टाइम 0, कंसंट्रेशन 0, 1 2 3 एंड 4, दिस इज 4, दिस इज 3 2 1 0। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि टाइम 0 पे इसका वैल्यू 4 था, टाइम टी पे कितना पहुंच गया भाई, 4 माइनस 2 कितना पहुंच गया, रिएक्टेंट 2 पहुंच गया, ठीक है।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। प्रोडक्ट पहले क्या था बेटा, जीरो था। प्रोडक्ट जो जीरो था किस पे पहुंच गया, टू पे, यानी जीरो से कहां पहुंच गया, टू पे। देखिए यहां शुरू करूंगा, टू पे यूं जा रहा है। सॉरी, थोड़ा सा दोबारा इसको बना रहा हूं मैं, है ना। ये देखिए यूं जा रहा है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा यार, एक तो इस पे मेरी राइटिंग बड़ी गंदी बनती है। फिर से बना दो बेटा क्या इसको, नहीं सर, समझ में आ गया। समझ में आ जाएगा। मतलब देखो ये फोर से कहाँ गया बेटा, टू पे गया है, और ये जीरो से टू पे गया है ना। यानी ये वाला जो दिखा रहा हूँ, ये डॉट कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए हो गया, ठीक है ना। हाँ सर सर। इको हो रहा है आवाज। चलिए सभी लोग एक साथ मत बोलो बेटा, है ना। ठीक है ना, आप तो क्लियर ना ये। यस। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हो कि इस पोजीशन पे ये हमारे पास क्या हो रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर किसके हो सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड। यस। यानी ये वाला हमारे पास जो ग्राफ है, ये वाला नीचे वाला किसका बेटा, दिस इज बैकवर्ड, यानी प्रोडक्ट वाले का, है ना। और ये वाले किसका है, रिएक्टेंट का। तो अब देखिए टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, बोलो बेटा। यस सर। गुड, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। मैं इसके चार ग्राफ बनाऊंगा अभी। एक पहला ग्राफ ये भी इक्विलिब्रियम जैसा हो गया, ये भी हो गया। अब तीसरा इसका सी कंडीशन लीजिए। कंडीशन इसका सी, रिएक्टेंट ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी या पी, स्टार्टिंग में टाइम जीरो पर इसके 4 मोल्स हैं, इसके जीरो है। टाइम टी पे मैंने मान लिया इसका मैक्सिमम मोल कन्वर्ट हो गया, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन यानी 3 मोल्स, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यानी इसका रिमेनिंग बचेगा 1। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ध्यान रखेंगे, 0 1 2 3, 1 2 3 4, दिस इज कंसंट्रेशन। हियर क्या है बेटा, टाइम। ओके, टाइम 0 पे 4 है, देख सकते हो, दिख भी रहा है, दिखाया भी हूं, है ना। 4 से किस पे पहुंच रहा है बेटा, बताइए, 1 पे। याद है ना, 4 से कहां पहुंच गया, 1 पे। वन पे। तो 4 से चलिए हम 1, 4 से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस 4 से हम लेके जा रहे हैं 1 पे। ओके, ये 0 से किस पे जा रहा है, 3 पे। 0 से स्टार्ट हुआ, कहां जा रहा है बेटा, 3 पे। ओके, ओके, समझ में आई बात। यस सर। तो अब देखिए, यानी यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो सर्कल लिया, यहाँ भी आके दोनों के रेट क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। मतलब दोनों बराबर हो गए ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये पॉइंट भी किसको शो कर रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्चुअली ध्यान से सुनिए, जितने भी बुक मिलते हैं बेटा मार्केट में, इक्विलिब्रियम के लिए केवल यही ग्राफ दिखाया जाता है। इससे पहले जो मैंने दो ग्राफ दिखाए हैं वो जल्दी मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो वो अच्छी जब बुक मिलेंगी, अच्छी बुक पढ़ोगे, अच्छी स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, तो उसमें मिल जाएगा। तो यानी आपके पास 3 रिएक्शन ग्राफ मिल गए जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिल गया ना। सर इसमें जो दोनों जहाँ पे कट किए हैं वो पॉइंट कौन सा होगा? ये इस देखो, इसी पॉइंट के बाद तो ये शुरू हो रहा है ना बेटा, तो इसी पॉइंट को तो बोलते हो, इसी पॉइंट पे हाँ ये जो सर, पॉइंट है इसके ना। बाद स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद से इक्विलिब्रियम होगा ना, इस पॉइंट को भी नहीं कुछ नहीं कहते नहीं, हैं। सुन नहीं बेटा, जो पॉइंट होता है ना पर्टिकुलर, इसी को बोलना शुरू, क्योंकि इसके बाद इधर तो कांस्टेंट ही है पूरा, ठीक है। आपको क्या बताया था, पर्टिकुलर दैट पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यस सर। हाँ, ये पूरा ओवरऑल ही हो गया बेटा, ठीक है। अब यस देखो, अब डी वाला पार्ट देखो।
अगर मैं ए को चेंज कर रहा हूं, रिएक्टेंट ए को मैं चेंज किया बी में, यहां लिखा मैंने टाइम 0, सेम वही 4 मोलर 0, और टाइम टी पे देखिए क्या कर रहा हूं। पहले मैंने स्टार्टिंग में पहले वाले में मैंने 1 मोलर हटाया था, फिर 2 मोलर, फिर 3। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे मोल्स हटा दे रहा हूं। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। समझ में आई बात। यस सर। 1 2 3 4। अब मुझे यहां बताइए आप लोग, अगर यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ टाइम है, तो रिएक्टेंट पहले 4 था, और फिर कितना हो गया बेटा। 0। तो जो ग्राफ आएगा बेटा, क्या हम ग्राफ इसमें इस तरीके से फॉलो कर पाएंगे। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। ऑन द वाई एक्सिस। यस, यानी इसी पे आएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी इसमें केवल और केवल हम एक डायरेक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो क्या चीज, प्रोडक्ट, जो 0 से कहां गया है, ये 1 0 से कहां गया बताइए, 4। 4 पे गया है। मतलब ये कभी भी बेटा अगर ऐसा साइन लगा है, मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आई बात। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही ओके बेटा, सब लोग अपना माइक ऑन ऑफ कर दो। मैंने ये बोला बेटा कि इसमें अगर मैं इस रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट करूं, तो 4 से 0 आ रहा है, तो क्या मैं प्लॉट कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो ऑन द एक्सिस है, ठीक है ना। यस सर। तो लेकिन प्रोडक्ट 0 से 4 जाए, तो 0 से 4 तो दिखा सकता हूं ना। अब रिएक्टेंट थोड़ी दिखाऊंगा कि 4 से 0, ये थोड़ी ग्राफ है बेटा, ये थोड़ी 0 से 4 ग्राफ है। तो मतलब इसका मतलब ये क्या है बेटा, कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। इसमें जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो किसका प्रोडक्ट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बेटा, बताओ। प्रोडक्ट का। ये रिवर्सल का। तो इसका मतलब ये किसका हो गया बेटा, इरिवर्सिबल का ये, ठीक है। गुड। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ टाइप के थे, कुछ ये इसको समझ सकते हो। रब कर दे रहा हूं इसको बेटा, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल सुनिए, है ना। यहां मैंने लिखा a प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, a प्लस बी गिव्स सी। और यहां पे मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। या सॉरी, एक चीज मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन है, ठीक है। इधर मैंने कंसंट्रेशन लिया, और यहाँ पे मैंने टाइम लिया है। यहाँ इस टाइप के ग्राफ हमने कुछ प्लॉट किए हैं बेटा, है ना। ओके। और इसमें ऑप्शन मैंने पहले दिया a प्लस बी, चलिए मैंने a इसे लिख दिया, इसे b लिख दिया, और इसे c लिख दिया। a प्लस बी गिव्स c, एंड सेकेंड c गिव्स a प्लस b, है ना। एंड थर्ड a प्लस b, a प्लस b gives c and d, all of these। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ऊपर ग्राफ प्लॉट किया है, उस ऊपर वाले ग्राफ के लिए कौन सा रिएक्शन इसमें करेक्ट है, तो कौन सा आंसर देंगे हम लोग बेटा। हेलो।
सर ऑप्शन सी शायद। सभी लोग बोलिए बेटा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, सी, और रिएक्टेंट कौन सा है, ए और बी। तो इसको इसलिए नहीं दे रहा हूं बेटा क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन नहीं लगा, जबकि ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट कौन सा देंगे हम लोग? थर्ड। ओके, चलिए। तो ये आपको ग्राफ भी पता चल गया, ये भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, है ना? ठीक है ना बेटा? हाँ सर। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा? क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आपको देख सकते हो ध्यान से कि कोई भी हम रिएक्शन ले लें, एक्स वाई जेड दुनिया का कोई भी रिएक्शन, ठीक है, ए प्लस बी, एक जनरल सा रिएक्शन ले रहा हूं, गिव्स सी प्लस डी। ओके, इसका स्मॉल ए मोल्स बेटा, इसके स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ओके, अब सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मैं बोलूंगा कि यहां बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ प्रोपोर्शनल टू, इसे एग्जांपल बोल दो, प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। सो यहां से मैं लिखूंगा आर एफ। बेटा प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाओगे, लगाओगे ना? यस सर। अब तो यहाँ पे कांस्टेंट के लगा दो। यस के लगा दिया, और यहाँ लिख दिया ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी प्रोपोर्शनल सी का पावर सी एंड डी का पावर डी। सो आर बी इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ के लगाओगे, ठीक है, सी का पावर सी एंड डी का पावर डी इक्वेशन टू। ओके, ठीक है यहाँ तक बेटा? यस सर। आप देखिए बेटा, ये कांस्टेंट किसका? फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट है ना? हाँ सर। तो इसलिए इसको हमें पता चले, इसलिए यहाँ पे एफ लगा देते हैं जिससे मुझे पता रहे ये बैकवर्ड का कांस्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ बी लगा दिया, यानी के एफ के बी। ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू किसके होता है, बोलिए? रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, अगर इक्वेशन 2 और सेकंड को ध्यान में रखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा सौम्या, जब आप किसी बात को माइक ऑफ कर लिया करो। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बेटा फॉरवर्ड, तो ध्यान देना के एफ है, देखो ये वाली इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के मैं इक्वल कर रहा हूँ, ये तो है ना बेटा? ठीक है, हेलो। हाँ सर। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ के एफ अपॉन के बी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू किसके लिखूंगा?
यही बनेगा। बोलो बेटा, यस सर। किसी बच्चे को यहां तक डाउट? कोई भी स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स में या माइक ऑन करके बोले। नो सर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अब बेटा एक मैं तो इधर इस साइड से माइक ऑफ ऑन किया हूं, तुम अपने साइड से भी माइक ऑफ कर सकते हो ना। हाँ सर। तो एक काम करिए, जब आप लोगों को बोलना हो बेटा तभी माइक ऑन कर लीजिएगा, बाकी सब लोग को तो ऑफ कर लीजिए जो नहीं बोलते हैं भी, ठीक है। क्योंकि मैं इधर से अलाउ कर दिया हूँ ना, क्योंकि बीच बीच में सभी लोग एक साथ बोल देते हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ के एफ वन के बी इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो के एफ अपान के बी है, ठीक है, इस के एफ अपान के बी यानी ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट है ना बेटा। यस सर। तो के एफ अपान के बी को हम मान लिए कौन सा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट और नया बोल रहा हूं, के एफ अपान के सी, के एफ अपान के बी को एक कांस्टेंट में मान लिया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। तो के एफ वन की भी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू सी का पावर सी, डी का पावर डी अपॉन ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। क्लियर बेटा? यस सर। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबने नोट कर लिया होगा बेटा, कर लिया? यस सर। ओके, चलिए, गुड। सो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू आ रहा है सी का पावर सी, डी का पावर डी अपान ए का पावर ए एंड बी का पावर बी, ठीक है। इसको मैं जनरली बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, बोल सकता हूं जनरली, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बोल सकता हूं। बोलो बेटा, इसको मान लिया पावर एक्स सर। अपान रिएक्टेंट बोल सकता हूं, इसका कंसंट्रेशन अपान पावर वाई। ये तो किसी भी रिएक्शन के लिए हो गया ना बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका आ रहा है बेटा, ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। बट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेटा, इसको हमें थ्री टर्म में इंट्रोड्यूस करना है, थ्री टर्म में यानी पढ़ना हमें, यानी तीन टाइप के पढ़ने हैं। किस किस टर्म में? एक तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, एक पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उसमें जो इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे किस किस टर्म में बेटा, केपी के टर्म में, केसी के टर्म में और केएक्स के टर्म में। ओके, सर केसी और केएक्स क्या है? ये सब आ रहा, घबराओ मत बेटा, अभी बोला था दोबारा बोल रहा हूं बेटा। केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। यस सर। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यस सर। और हमारे पास जो kx है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। माइक ओके ऑफ कर दो, दोबारा मैं बोल रहा हूँ सभी लोगों को, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन,
दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। बिल्कुल सब लोग नोट करना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में अगर लापरवाही कर लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर वही वाली कहानी गाओगे ना, हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे, होता है ना जोक्स। तो इसलिए ऐसा मत करना, इसमें बिल्कुल जितनी भी चीजें बता रहा हूँ सब आप नोट करते चलेंगे। ओके गुड। तो अब मुझे केपी वाले टर्म को समझने के लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो कभी आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा। कभी आपने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर, पहले चैप्टर में, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू यस सर पढ़े। या मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ओके यस सर। चलिए, तो अब हमें केपी केसी और के एक्स केमिकल रिएक्शन में क्या करना है, अप्लाई करना। ओके चलिए, अब हमारे पास एक कोई जनरल रिएक्शन है, मैंने ले लिया बेटा, सपोज दैट, सर इसको अप्लाई कैसे? वही 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 सिखाने जा रहा हूँ गुरु, ठीक है, समझ में आई बात बच्चों। देखो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा है, एक जनरल रिएक्शन के लिए क्या पढ़ा था, बोलो बेटा। concentration of product raised to the power upon concentration of reactant raised to the power। यस यस बिल्कुल, यानी ही पढ़ा था, एक रिएक्शन दिया था, ठीक है। अब ये बेटा अगर स्क्वायर ब्रैकेट में देखो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, एज ए कंसंट्रेशन, यस सर। क्योंकि एक्टिव मास है बेटा। तो यानी ये जो हमारे पास ये हम जो पहले रिएक्शन दिए हैं, इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सी का कंसंट्रेशन पावर सी, डी का कंसंट्रेशन पावर डी, अपॉन ए का कंसंट्रेशन पावर ए, एंड बी का कंसंट्रेशन पावर बी। ये तो हमारे पास पहला हो गया। लेकिन अगर मैं जो पहले रिएक्शन दिया था उसको केपी के टर्म में यूज करना हो, तो अगर मुझे इसको केपी के टर्म में यूज करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास रिएक्शन ये था, मैं बगल में लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये रिएक्शन था बेटा हमारे पास। इसमें इसका ए पावर था, ए मोल्स, इसका बी, इसका सी, इसका डी, याद है ना। तो अगर मैं केपी निकाल रहा हूं इस वाले रिएक्शन का, तो मैं लिखूंगा क्या चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी। ओके बेटा, आप समझ में ही बात, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। बोलो समझ में आई बात बेटा। यस सर। यानी अभी तक हमने इस रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में देखा, तो कंसंट्रेशन के टर्म में ये इक्वेशन बनेगा, लेकिन प्रेशर के टर्म में पी आ जाएगा ना भाई, प्रेशर लग जाएगा ना। सब लोगों को क्लियर हो रहा ना कि नहीं, एक लोग हो रहा बाकी ना क्लियर हो रहा हो, ठीक है। अब इसी को अगर हमें के एक्स मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ना हो, तो अगर इसी को हमें मोल फ्रैक्शन के टर्म में पढ़ना, तो उसको भी देख लें, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन सॉरी ऑफ सी का पावर सी, मोल फ्रैक्शन एक्स डी का पावर डी। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ध्यान होना चाहिए, ये इनटू है बीच में। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको स्मॉल एस एक्स से बना दो, नहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का पावर ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का पावर बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी ऊपर सी रहेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट रहता है ना बेटा, ऊपर सी और डी, यहाँ ए का पावर ए
और यहाँ पे b का पावर b। क्या समझ में आ रही बात यार? यस सर। और भी स्टूडेंट बोले बेटा। यस सर, समझ। ओके ओके ठीक है फिर तो। ओके बेटा ठीक है। तो अब यही हम एक जनरल अभी मैं रिएक्शन लूंगा। अब देखिए एक में कोई रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, उस रिएक्शन में अभी तो मैं जनरल टर्म बता दिया हूँ कि केसी केपी के एक्स कैंसिल। अब किसी रिएक्शन में मैं केसी केपी और के एक्स सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो उसके लिए हम लोग के क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने लिखा H2 प्लस I2 गिव्स। सर इससे बढ़िया H2 + O2 लिख। क्यों, ये बेकार है क्या? H2 प्लस I2 नहीं गिव्स नहीं, टू सही एच है। आई। अच्छा, तो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI एक रिएक्शन है, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं इसी रिएक्शन में सब कुछ बता दूं। मैंने मान लिया कि इस रिएक्शन में टाइम जीरो पे इसका A मोल था, इसके B मोल थे, इसके 0। टाइम T जब रिएक्शन शुरू होगा, है ना बेटा, तो रिएक्शन शुरू होने पे कुछ अमाउंट क्या होंगे बताइए, रिड्यूस कर जाएंगे, है ना। तो घट जाए। तो मैंने मान लिया कि x मोल रिड्यूस हो रहा, तो इसे मान लोगे A माइनस एक्स, ठीक है, B माइनस एक्स। ओके, यस सर। हमने बोला कि H2 plus I gives 2HI. Initial moles of H2 is A and B, I2 is B. If X mole is participate in a reaction, या X mole equilibrium पे participate कर रहा है, तो रिएक्शन तो ऐसे लिखेंगे ना, A माइनस एक्स बी माइनस एक्स। यहाँ कितने मोल HI के? 2 है ना, तो इसलिए यहाँ क्या बनेगा बोलिए, 2x। 2x। तो ये हमारे पास जो लाइन मैंने लिखा, ये वाला इक्वेशन, ये वाला ध्यान रखिएगा, इसे हम बोलते हैं मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर मैंने टाइम टी लिख लिया, ध्यान से सुनिए। अगर ये ऊपर वाला है a माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स किसका मोल है बताइए, H2 का। यस सर। अगर मोल्स, और अगर मैं मान लूं कि ये रिएक्शन जो है बेटा वो V लीटर के फ्लास्क में हो रहा है, कौन से लीटर, v लीटर। यानी B वॉल्यूम हो गया, तो मोल्स अपान वॉल्यूम किसके बराबर हो जाता है बताइए, कंसंट्रेशन के बराबर हो गया ना। तो ये भी बी एक्स, और ये क्या हो गया 2x अपान बी, यानी मोल्स अपान बी इज द कंसंट्रेशन। यानी ये हमारे पास है क्या चीज, मोल्स, सॉरी ये क्या है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इतना पॉइंट समझ में आया बात? यस सर। मैंने यहां बोला था रिएक्शन टेक प्लेस इन V liter flask having total pressure is P T। ओके, टोटल प्रेशर भी बोल दिया यहाँ पे, लिखते चलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ सर। अब इस रिएक्शन का मैं पहला टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। इस रिएक्शन के लिए मुझे केसी निकालना है। क्या निकालना है? केस। तो केसी, इस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बनाएगा, कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन ए प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन किसका, समझ में आया? यस सर। जितने लोग हैं सब लोग मेंशन करो, इतनी समझ में आई बातें, ठीक है। तो अब बताओ कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, तो कंसंट्रेशन एच आई का कितना है 2x,
अपॉन V का होल स्क्वायर हम लिख देंगे अपॉन H2 का कंसंट्रेशन कितना है A माइनस एक्स अपॉन V, I2 का कितना है B माइनस एक्स अपॉन V। सॉल्व करिए, इस V से ये V कैंसिल हो गया स्क्वायर वाला, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास केसी के टर्म में निकला है बेटा, ध्यान देना। गुड। अब मुझे इसी रिएक्शन को निकालना है किसके टर्म में, बोलिए। केपी। तो केपी के टर्म में फॉर्मूला क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। बोल यार। हाँ सर। गुड। अब इस क्वेश्चन को यहां से अगर जो नहीं समझ पाया ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूँ सॉल्व करने, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर गड़बड़ कर लोगे तो कर नहीं पाओगे कुछ, इसीलिए रिएक्शन नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको क्यों हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देख भाई, तुझे अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है, क्या निकालना बोलिए, पार्शियली प्रेशर। तो पहले पार्शियल, पार्शियली नहीं पार्शियल बोलते हैं भाई, है ना, पहले किसका निकालोगे बताओ, एच आई का, फिर H2 का, फिर I2 का, मतलब सबका निकालना ही होगा ना। यस सर। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर H2 का निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था भाई, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यस, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारे पास क्या था, PT, ठीक है। यस सर। सौम्या, रश्मि, श्रेया, बोलो बेटा, क्लियर है। चलिए, तो अब यहां बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, बेटा पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर तो था, लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है ना अभी, तो अब मोल फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो तुमने यार मोल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं कभी आपने पढ़ा होगा जरूर। मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। हाँ जी बेटा, मोल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताओ यार। अमाउंट ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन टोटल अमाउंट। क्या बेटा, अमाउंट ऑफ, हाँ अभिषेक क्या बोल बेटा, सर जितना अमाउंट उसमें उसके अपॉन में टोटल अमाउंट। नहीं मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे बोलो, ठीक बेटा। पार्शियल मोल बाई टोटल मोल सर। हाँ, ठीक है, पार्शियल मोल नहीं बोलते ऐसे सीधा यार, मोल्स अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन कभी भी कोई बोले, बोलो मोल्स अपॉन टोटल मोल, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो अब देखिए H2 के कितने मोल्स दिए हैं इक्विलिब्रियम पे, बताइए H2 का कितना मोल दिया है A माइनस एक्स, I2 का कितना है B माइनस एक्स, HI का कितना बोलिए, 2 ठीक है ना यहां तक। भाई टोटल मोल तो अभी भाई मोल्स तुम्हें पता है ना कि H2 का A माइनस एक्स, B का इतना, ये टोटल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इस रिएक्शन के लिए, पहले टोटल निकाल लेंगे, टोटल फिर मोल्स उसके कब बाद एट
इक्विलिब्रियम समझ जाओगे ना। तो क्या लिखोगे, H2 का A माइनस एक्स, फिर प्लस क्या लिखोगे, B माइनस एक्स प्लस 2x। तो x कैंसिल हो गया, क्या बन गया, टोटल मोल्स क्या आ गया बोलिए। A plus B। ठीक है, तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, देखो मोल्स, मोल फ्रैक्शन H2 कैसे निकालोगे, मोल्स, मोल्स कितना दिया है H2 का, A माइनस एक्स, टोटल मोल्स कितना है A प्लस बी, इंटू पार्शियल प्रेशर, ओ सॉरी टोटल प्रेशर कितना PT। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर I2 निकालो, तो I2 के मोल्स ले लो, I2 के कितने मोल्स हैं, B माइनस एक्स, टोटल मोल्स A प्लस बी इंटू P टोटल। ठीक है, यस सर। अब पार्शियल प्रेशर किसका निकालेंगे, HI का, HI के कितने मोल्स हैं 2x, टोटल कितना है A प्लस बी इंटू P टोटल। ठीक है, हाँ हाँ सर ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस वैल्यू को उठाओगे, इस वैल्यू को उठाओगे, इस वैल्यू को कहां पुट करोगे, यहाँ पे करोगे ना। हाँ सर। तो HI का क्या हो जाएगा, 2x अपॉन A प्लस बी इंटू PT का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर है ना यहाँ पे। H2 का देखो क्या लिखेंगे हम लोग, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू PT। I2 क्या लिखोगे, B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू PT। ठीक है, यस सर। अब देखो ये PT, ये PT इसके PT से हटा दोगे, ये A प्लस बी इसके प्लस बी से हटा दोगे। ठीक है, क्या मिल गया, तो यहाँ 2x² अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स। क्लियर है। अब बताइए किसी स्टूडेंट को डाउट यहां तक, नो सर। तो आपको केसी भी निकालना समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे, केपी आ गया ना। हाँ सर आगे। अब अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालना है तो केवल प्रेशर ही तो नहीं लिखना होगा, बाकी सब कुछ वही हो जाएगा, बोल भाई। यस सर। अगर हमें तीसरा यानी सॉल्व करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो क्या यार प्रेशर मत लिखो, बाकी सभी क्वेश्चन लिख दो, हो गया काम। तो ये नहीं बता रहा हूं इसलिए, ठीक है, समझ जाओगे ना बात। यस सर। तो आपको पूरे चैप्टर में केवल केसी और केपी पे काम करना है, पूरी चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए, ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, टाइम दूंगा बिल्कुल, ठीक है बेटा। सर आंसर बताएंगे कैसे? नहीं नहीं बेटा, जब से सॉल्व करना रहेगा ना, आपको पूरा प्रॉपर ढंग से सॉल्व करके ग्रुप में, मतलब मैं बता दूंगा वहीं पे सेंड करना, ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, ओके, यस सॉल्व सर। बताना है, आंसर नहीं बताना है, सॉल्व करके जो जिस कॉपी पे सॉल्व करोगे वो भेजोगे, चाहे गलत हो चाहे सही, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। ठीक है, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना, ये रिएक्शन दिया है ना बेटा। मैं पूरा इक्वेशन भी लिख दे रहा हूँ, टाइम जीरो पे मैंने इसके 1 मोल्स ले लिए, इसके 1 मोल्स, इसके 0 लिख भी दे रहा हूँ पूरा। टाइम टी पे ये कंसंट्रेशन बेटा ध्यान देना, कंसंट्रेशन, ये चलो सब मोल्स में ले लो, इसका 1 माइनस, इसको 2 कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, है ना, इसके 2 इक्विलिब्रियम पे, इसका 1 माइनस जा रहा है बेटा, इसका 1 माइनस,
अभी लिखना तो नहीं शुरू किया हो ना बेटा? हाँ सर लिख रहे हैं। हम्म, ना लिखे? अभी सर अभी मुझे, नहीं लिख रहे। हाँ पहले मुझे एक क्वेश्चन बनाने लो है ना बेटा। यहाँ 2 है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ भी 3 कर दे रहा हूँ, जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना बेटा ना। तो 3 - 2 यहाँ कर दे रहा हूँ, या 3 - 1 ये कर दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो ना। ये ऐसे जनरल टाइम का दे दिया हूँ, ठीक बेटा, है ना। रिएक्शन पे मत जाना, बस मुझे प्रैक्टिस करने की वजह से दे दिया हूँ, ठीक है। यस सर। टाइम टी पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ये टाइम टी पे वॉल्यूम दे रहा हूँ 2 - 1 अपॉन वॉल्यूम 2 लीटर, 3 - 1 अपॉन 2 लीटर, वॉल्यूम इसका 2 लीटर था ना बेटा। हाँ, है ना। ये रिएक्शन है, आप लिखते चलो। रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 लीटर फ्लास्क having total pressure 12 atm। बेटा केवल और केवल आपको प्रोसेस बताना है, ठीक है। क्या बताना है बोलिए? सर ये एक बार और रिपीट करिए, क्या लिखे? रिएक्शन समझ। टेक्स प्लेस इन 2 लीटर फ्लास्क हैविंग टोटल प्रेशर 12 एटीएम, ठीक है। आपको केसी की वैल्यू निकालनी बेटा और केपी निकालनी, ठीक है। देखिए आंसर प्लस में आया माइनस में आया उससे मुझे मतलब नहीं, बस आप लोगों को क्या करना है बेटा, पूरा प्रोसेस दिखाना है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ यस सर। बस ओके, तो सब लोग पहले कर लीजिए, मैं आपको 5-7 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो। सर
से बन पा रहा है बेटा? सर हो गया। हाँ जी बेटा। सौम्या, और कैसे हो बेटा? हाँ मैं कह रहा हूँ बेटा, आप लोगों से बन पा रहा है? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सौम्या बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो? सर हो गया। अच्छा अच्छा। सर कहाँ सेंड करें? सेंड, वो जो ग्रुप नहीं 11th वाला, अच्छा, हाँ उस पे कर दो। उसमें आप ऐड हैं? हाँ ऐड तो होंगे शायद यार, एक बार देख लूं। एक है ना रेडियंस, एक बार देख लूं 11th क्लास, देखूं कौन सा है एक बार। रेडियंस, ये ना हाँ है तो यार, जो भी नया बना है शायद कुछ है ना, देखो उसमें दिख रहा होगा मैं सर यार। किस नाम से हैं? पता नहीं, जेके नाम होगा या जेके तिवारी, ऐसे कुछ है ना, दिख रहा हूँ क्या मैं? रुक जाओ मैं चेक कर लूं एक बार, देख लूं। होना तो चाहिए यार, देखो तुम लोग को दिखाई दे रहा हूँ मैं? नहीं सर, नहीं दी। मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? सर आप लगता है बायो वाले में। अरे नहीं यार, वो अलग, इसमें देखो लिखा होगा ना, चलो मैं हाई लिख सर के भेज रहा हूँ। सर हाँ यहीं पे सेंड हो जाएगा। अच्छा, इसी पे सेंड हो जा रहा है? ये सर भेज दिए, देख लीजिए एक बार। ओके ओके, मैं देख ले रहा हूँ। अच्छा हाँ यार, मैं एक एक लोगों का देख ले रहा हूँ, ठीक है। ओके। चलिए अपने अपने आंसर सब लोग चेक करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका केसी निकालना है तो सर एक बार डायरेक्ट, मैसेज कर। ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा देखो मैं भेज रहा हूँ एच लिख के, देखो ग्रुप में पहुंचा कहीं एच? कोई ग्रुप है बेटा? हाँ एच लिख के भेजा हूँ, आया बेटा? उसी ग्रुप में भेज दो अगर आप लोगों के पास हो। सर जो अभी मैंने भेजा है हाँ उसमें वो तो देख लिए। उसमें थोड़ा सा केसी गलत हो गया। वहाँ पे NH3 की जगह पे 1 लिखा है, वहाँ पे 2 होगा तो आंसर 4 टू 8 आ जाएगा। कोई बात नहीं, उससे नो प्रॉब्लम बेटा, आप डोंट वरी। ये कोई हो सकता है, ये क्वेश्चन भी गलत, मेरा केवल और क्यों मतलब किस फॉर्मेट में आप लोग लिख रहे हो वो करना है। अच्छा बताओ, ग्रुप में मैंने एच लिख के भेजा, वो तो दिख गया ना आप लोगों को? हाँ तो उसी पे भेज दो, अपना सेंड कर दो प्रोसेस को। यार डरने वाली कोई बात नहीं यार, या तो गलत हो गया तो सही, इसलिए डरना मत, ठीक है। ओके। सब लोग उसी पे भेज दो बेटा। वैसे बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में बेटा, अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, जबरदस्त।
ओके। ओके प्रशांत, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबने भेज दिया ना बेटा। चलिए सबने भेज दिया ना, ठीक है। हेलो, भेज दोगे ना सब लोग? अरे बोलो यार। हाँ सर, भेज देंगे सब। ठीक है। तो ये शायद अब तो बेटा इसमें हमें बहुत सब कुछ बताना है, लेकिन अब बाकी जो सब चीजें होंगी वो आने वाले। हाँ जी। यस सर। तो क्या हम लोग आज के लिए बाय बाय टाटा करें? ठीक है सर। 1:30 और क्या है ना बेटा। हाँ सर। इसको फिर हम आगे के लिए एक बार जितना पढ़ा पढ़ लेना। इस क्वेश्चन का केवल फॉर्मेट मुझे चेक करना था, ठीक है, और कुछ नहीं चेक करना बेटा, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप में ही जरूर भेज देना इसको। सर इसका आंसर तो बता दीजिए। अरे मेरे माँ बाप, इसका मैंने आपसे पहले बोला है, केवल और केवल इसका फॉर्मेट चेक करना है, इसका प्रोसेस चेक करना है, इसमें कोई आंसर प्लस माइनस क्या है डजेंट मैटर, मुझे उससे नहीं देखना है, ठीक है। तो हम लोग भेजेंगे तो उसमें सब पता चल जाएगा। हाँ वही तो मुझे चेक करना है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि ठीक क्वेश्चन है। के दिया हूँ बेटा कि इसको केवल बस चेक करना है कि वो फॉर्म वो तुम्हें प्रोसेस समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अगर प्रोसेस नहीं समझ में आया होगा तो फिर आगे क्वेश्चन में दिक्कत होगी, बस यही है, बाकी आंसर नहीं निकालने के लिए कहा हूँ, ठीक है। बस केसीओ केपी की वैल्यू कैसी दिखनी है, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, चलिए बेटा बाय। बाय बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट।